Good morning all of you. Welcome to our channel of Harda Degree College. I am Pranda Sabu and I am going to teach you the topic Principles of Management given by F.W. Taylor and Mr. Henry Fayol. ठीक है, so in this way now we are going to understand the scientific management of F.W. Taylor. ठीक है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये हमें समझ नहीं आता है ना। प्रिंसिपल्स देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल्स को हिंदी में सिद्धांत कहा जाता है। जब हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड उसका बनाना होता है हमें कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें वो काम करना है। तो प्रिंसिपल्स उसका एक स्वरूप है हमारा कि हम जो भी उन प्रिंसिपल्स में हम कुछ निर्धारित करते हैं और अगर हम उनको फॉलो अप दे करके वो काम करते हैं तो हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो प्रॉपर वे में रिजल्ट्स तक हमें लेकर के जाती है। तो अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट को हिंदी में कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध, और ये किसने दिया था तो मिस्टर F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, जो कि फर्स्ट कंसल्टेंट थे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल देने वाले। राइट, दैट्स व्हाई इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता था। राइट, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो कुछ इस प्रकार से है, और अगर हम इन्हें फॉलो अप देते हैं व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस, देखिए आपको ये सारी चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें किन आधारों पे, प्रिंसिपल को आप एक आधार मान सकते हैं, एक बेस मान सकते हैं, किन आधारों पे हमें बिजनेस करना है ताकि हमारा बिजनेस जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वहाँ उस रिजल्ट तक वो पहुँच सके, हमारे टारगेट्स पूरे हो सके। राइट, सो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल कोऑपरेशन और मेंटल रिवोल्यूशन। मिस्टर F.W. टेलर का ये मानना है कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके दिमागों में आपको मानसिक क्रांति क्रिएट करना है, मेंटल रिवोल्यूशन क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा ये आपके ऊपर है। एज एन अथॉरिटी इट इज़ योर ड्यूटी टू क्रिएट अ मेंटल रिवोल्यूशन इन द माइंड ऑफ एन एम्प्लॉयज़। राइट, उनको म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना क्रिएट करना है कि मतलब हम जो काम कर रहे हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमें सारा काम मिलजुल कर करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, काम को बांट दिया जाता है, ये काम आपका, ये काम आपका, ये काम आपका है, भले ही काम सबके अलग अलग बटे हुए हैं बट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें सबको मिल बांट के काम करना होता है। कभी अगर उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका कंप्लीट हो चुका है तो हमें मिलजुल कर काम करना आना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ के मन में एक मानसिक क्रांति क्रिएट करना है कि नाउ दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो अगर ये भावना एम्प्लॉयज़ के अंदर आ जाती है तो आगे के काम अपने आप ही सरल हो जाते हैं। सेकेंड वन इज द सेटिंग अप ऑफ अ स्टैंडर्ड टास्क। मतलब आपको क्या करना है, जो काम करना है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन उसका कर दीजिए, सामान्यकरण कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आज आप कंपनी में आ रहे हैं, आप आज इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, आज हमारा ये काम है, अब कल के लिए हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी प्रोसीजर यूज़ करनी। नो, नॉट एट ऑल। आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक पर्टिकुलर मेथड, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होगी कि इस वे में हमें आगे काम पूरा करना है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इसके लिए जो टेलर सर थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और उन आधारों पर जैसे टाइम स्टडी करी। टाइम स्टडी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये उसका निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति को कितने समय में व्यक्ति काम कर सकता है, इतने समय उनको काम देना चाहिए। अब जैसे आप सोचते हैं कि किसी भी स्कूल में जाते हैं हम तो 40-40 मिनट की क्लासेस होते हैं, 1-1 घंटे की क्लासेस होते हैं। राइट, कोई भी एम्प्लॉय काम करने के लिए जाता है उसके लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट्स होती है। तो ये क्या आधार पे डिसाइड की गई? तो इस प्रकार से यहाँ टाइम स्टडी करी गई है और उसका रिजल्ट जब निकला है तब ये आधार लेकर के वो सारी पर्टिकुलर स्लॉट्स बनाए गए हैं। राइट, फिर देन मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब ये होता है जो वर्कर्स रहते हैं उनके मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है कि एक वर्कर कितने मूवमेंट्स कर सकता
सकता है, उस हिसाब से उनको काम दिया जाता है। देन फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी ये है मतलब थकान अध्ययन कि एक वर्कर कितनी देर तक काम करने के बाद थकता है, उसे कितनी देर में इंटरवल्स चाहिए, रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि व्यक्ति ये काम करके थक रहा है, तो जब हमने मोशन स्टडी करी है तो उस मोशन स्टडी में हमको स्टडी करके एक्सपेरिमेंट करके वो इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। जैसे अगर व्यक्ति ये झुकने के बाद ये चीज़ को यहाँ रख रहा है, तो वो अगर वो ज़्यादा झुक रहा है, बार बार झुक रहा है और झुकने से उसे ज़्यादा थकावट आ रही है, तो हमें ऐसे कुछ ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे कि झुके बिगर वो व्यक्ति को वो चीज़ वहाँ मिल जाए कि वो झुके बिगर उठा सके और वो काम हमारा ईजी बन सके, राइट। इससे क्या होता है, काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और चीज़ों की यूटिलिटी क्रिएट होती है, राइट। देन वेज इंसेंटिव सिस्टम, वेज इंसेंटिव सिस्टम मतलब प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जो वर्कर जितने समय जितना हिसाब से काम कर रहा है उसको वैसा वेजेस, सैलरी एंड रेम्युनरेशन प्रोवाइड किया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज। इट इज वेरी नेसेसरी टू गिव डायरेक्शन टू एन एम्प्लॉयज, राइट। व्यक्ति काम कर रहा है आपके यहाँ पर, एक जैसा काम कर रहा है, पर बीच बीच में और आगे अपग्रेडेशंस के लिए आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, राइट। भौगोलिकरण के एरा में हम लोग रह रहे हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए एनवायरमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उन सबको फेस करने के लिए, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को भी हमें उतना डेवलप करना पड़ता है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑन द मटेरियल, टूल्स एंड रूटीन, मतलब मटेरियल, जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मटेरियल हम रोज रोज नहीं डिसाइड करेंगे कि आज ये प्रोडक्ट में इतना मटेरियल ये डाला जाए, हमें एक फॉर्मूला डिसाइड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैगी ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई दूसरा बॉर्नविटा ले लीजिए। क्या आप उनके फॉर्मूले रोज रोज चेंज करेंगे और रोज रोज उसका प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, एक फॉर्मूला आपने डिसाइड कर दिया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से उनके इंग्रेडिएंट्स डिसाइड होते हैं और वो ही इंग्रेडिएंट्स को फॉलोअप दे करके उनका प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग आगे की जाती है, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिजोल्यूशन, देखिए काम करते करते व्यक्ति को समझ में आता है कि ये व्यक्ति इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। कभी कभी स्पेशलाइजेशन, जब हम सपोज करिए कि हम एचआर में स्पेशलाइजेशन लेकर के हम काम करने के लिए कंपनी में गए हैं, पर धीरे धीरे समझ में आता है ये व्यक्ति तो मार्केटिंग भी अच्छी कर लेता है, तो एचआर के साथ साथ उसे वो प्रोफाइल में भी इंक्लूड किया जा सकता है इफ ही इज एन स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड। ओके, तो काम करते करते समझ में आता है कि ये व्यक्ति में क्या क्या कलाएं, स्किल्स है, तो आखिरी में आपको वो चीज़ देख करके, परख करके उस हिसाब से काम को बांटा जाता है और अपग्रेडेड किया जाता है। तो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर हेनरी फ्योल ने कुछ 14 प्रिंसिपल्स ऐसे दिए हमें, जो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगते हैं और होते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर हेनरी फ्योल इज डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। हेनरी फ्योल का ये मानना है कि जो भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, उस पूरे काम को पहले आप डिवाइड करो एंड देन उसको बांटो और फिर उसे करो। इट मीन्स डोंट फॉरगेट दिस, डिवाइड द वर्क and then do the work. Okay, second one is authority and responsibility. I told you before also there are 3 levels of management. Okay, top, middle and bottom. ठीक है। अब authority क्या होती है? authority का मतलब होता है पावर,
ठीक है। अथॉरिटी का मतलब पावर, मतलब कि अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। लेवल्स की बात करी हमने, टॉप, मिडल एंड बॉटम। अथॉरिटी ऊपर से नीचे, टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम, ऐसे उसका जो है सप्लाई होता है, राइट। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होती है? उत्तरदायित्व, ठीक है। अथॉरिटी मतलब अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, ठीक है। जब अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो नीचे वालों की क्या बन जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके फाइन। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप लोग, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू एन अकाउंटेबिलिटी, राइट। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? रिजल्ट्स। हमेशा रिमेंबर दिस थिंग कि जो अथॉरिटी रहती है, अथॉरिटी मतलब आपको अभी मैंने कहा अधिकार, है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो प्रोजेक्ट मिलता किसको है? आपके ऑर्गेनाइजेशन को। देन द क्वेश्चन विल अराइज, हु विल अकाउंटेबल फॉर दैट प्रोजेक्ट, राइट। अथॉरिटी तो हमने ट्रांसफर कर दी, इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। आपने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, ठीक है। पर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो सवाल किस पे उठता है? सवाल उठेगा टॉप लेवल अथॉरिटी पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी मिडल को तो आपको शांत होके नहीं बैठना है। यू all the levels of the management are responsible for that work। आई बात समझ में? The next is discipline। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन के बिना मुझे पर्सनली ये फील होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई होम मैनेजमेंट हो, नथिंग विल बी पॉसिबल विदाउट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। अनुशासन को फॉलो के बिना कुछ भी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। अब अनुशासन होता क्या है? अनुशासन ये है, प्लानिंग में आपने जो चीज़ें डिसाइड करी है उनको प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट के साथ फॉलो अप देना, इट इज नोन एज डिसिप्लिन। ओके, विदाउट डिसिप्लिन इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन आवर सक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी हम भूल जाते हैं दिमाग में एक्चुअली होता क्या है, कमांड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। कमांड में हमेशा एक चीज याद रखना, वन मैन वन बॉस। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके ऊपर उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला, डायरेक्शन देने वाला पर्टिकुलर उसका इमीडिएट बॉस होना चाहिए। अगर उसे चारों तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना तो क्या होता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है, राइट। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड इट मींस दैट वन मैन वन बॉस स्कीम को हमेशा फॉलो अप दे, राइट। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, जो आपका मैनेजर है उसे ये फॉलो अप देना है कि आप एक ही दिशा में व्यक्ति को आगे डायरेक्ट करें, निर्देशित करें। अगर आप उसे राह भटकाने वाली दिशाएं दिखाएंगे तो ना आप ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे, ना ही आपके एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग में हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है हमें उसी दिशा की ओर आगे उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के जाना होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इट मींस दैट, है ना, एम्प्लॉयज क्या है, हमारे यहाँ एंटर करते हैं जॉब करने के लिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें जॉब करना है, पैसे कमाना है, प्रमोशन पाना है, ठीक है। वो ये सोच करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं। अब आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये काम बनता है एज अ मैनेजर कि आप उसके अंदर ये मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर आए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आपके अंदर है ही, बट नाउ यू हैव टू फॉलो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के पीछे जाएंगे
तो ऑटोमेटिकली आपका भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाई सबऑर्डिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेम्युनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज। रेम्युनरेशन पारिश्रमिक, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है और उस हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टाइम, उनके वर्क के हिसाब से पूरा पारिश्रमिक डिसाइड करना है और उनको देना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? बिजनेस आपका अगर छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू आप उसे बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट अगर बिजनेस आपका बड़ा हो गया है, बड़े लेवल पे चला गया है, तो यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हाउ? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में अधिकार होता है और वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। बट ये ओनली छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में ही हम फॉलो अप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में अधिकार है। तो कहाँ तक हो कि छोटे लेवल तक ही वो उस अधिकारों को फॉलो अप तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। अब जैसे जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता जाता है तो हमें विकेंद्रीकरण करना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन करना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें काम बांट देने चाहिए, उनके हेड्स बना देने चाहिए। अब वो हेड्स अपने अपने अंडर में अपना अपना काम देखते हैं और हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं। राइट, नेक्स्ट वन इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। राइट, कैसे? अगर सपोज करिए, सी दिस डायग्राम, अगर ए जो है वो बी को कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपनी कोई रिपोर्ट्स, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, डी, ये इस प्रकार से पूरी चेन बनती है जो अल्टीमेटली जिन जिन तक बातें पहुंचनी है वहां ऐसे ट्रायंगली आप बात पहुंचाते हैं। बट सपोज करिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है गैंग प्लैंक का। अगर सपोज करिए बी को ओनली काम ई से है तो वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है ई को। राइट, ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे बताया गया है एक क्रम, एक सीक्वेंस। जो भी काम आप कर रहे हैं, राइट, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। इन प्लानिंग में आपने अपना ब्लूप्रिंट तैयार करिए, पूरी स्टेप बाय स्टेप अपने काम को लिख लिया या काम को आपने पूरा पुट ऑन कर दिया। तो उस प्रकार से जो क्रम में आपने काम लिखे हैं उस क्रम में उसको फॉलो अप दीजिए। राइट, नेक्स्ट इज द इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है एक जैसा। राइट, आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, उन्हें एक जैसा एनवायरनमेंट देना है, कोई भेदभाव नहीं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है जितने भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, सीधी सिंपल भाषा में उन्हें एक लंबे समय तक उनके जॉब पर टिका के रखना, ये होता है असली मैनेजमेंट। अन्यथा क्या होता है, एम्प्लॉय थोड़े थोड़े दिन के लिए आपके आता है, आपसे काम सीखता है, दूसरी जगह जाता है, ज़्यादा पैसे लेता है और काम अगला शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ अपनी पॉलिसीज डेवलप करिए। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब वाले सबसे पहले कहते हैं कि हमें बॉन्ड भर के दीजिए, कि आप साल भर का बॉन्ड भरिए या 3 साल का, कि आप 3 साल तक कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। राइट, तो इस प्रकार की पॉलिसीज को डेवलप करिए और इस प्रिंसिपल को फॉलो अप दीजिए। राइट, नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। राइट, आपने देखा होगा अगर भीड़ है, भीड़ में किसी को काम दिया जाता है, कौन ये काम करेगा, तो बहुत कम लोग आगे आते हैं उस काम करने के लिए। सब लोग देखते हैं कि कौन करेगा। राइट, नहीं, आप इनिशिएटिव लेने की भावना अपने एम्प्लॉयज में क्रिएट करिए। आगे आइए, सबसे पहले पहल करिए और फिर उन कामों के लिए उनके पीछे पीछे दौड़िए ताकि सक्सेस आपको पास मिले। राइट, नेक्स्ट विल बी द
एंड द लास्ट पॉइंट विल बी द एस्प्रिट द कॉर्प्स, मतलब एकता की भावना। ये सबसे बड़ी चीज है, एकता की भावना हम में रही तो ये सारे प्रिंसिपल्स को हम इजीली फॉलो अप दे पाएंगे। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, दैट यू शुड हैव टू मेक द इमोशंस ऑफ एस्प्रिट द कॉर्प्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये दोनों ही ऑथर्स के, कंसल्टेंट्स के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आते ही हैं। ओके, थैंक यू।